हाँ, तो बच्चों ट्रायोड में सुनो मेरी बात। ट्रायोड में देखो, एक होता है बेस आधार, ठीक है, अपन ने डायोड तक तो खत्म कर लिया था। तो एक होता है बेस आधार, एक होता है कलेक्टर, कलेक्टर होता है बच्चों संग्राहक, ठीक है, और एक होता है एमीटर, एमीटर होता है उत्सर्जक। अब सुनना बच्चों, ये जो बेस होता है समझना, एमीटर की सबसे ज्यादा हाई डोपिंग करते हैं। जो डोपिंग करते हैं अपन वो एमीटर की सबसे खतरनाक करते हैं उत्सर्जक की। क्यों? क्योंकि हमारी जो वर्किंग पढ़ेंगे अपन, ट्रांजिस्टर की जो वर्किंग पढ़ेंगे उसमें एमीटर की वजह से करंट फ्लो करता है। यही करियर होता है, चार्ज देने वाला, चार्ज वाहक जो होता है ना, अपने चार्ज करियर देने वाला एमीटर होता है। जो आवेश वाहक जिसकी वजह से धारा का संचरण होगा वो एमीटर। अच्छा, ट्रांजिस्टर की वर्किंग बड़ी जबरदस्त है, बहुत इंटरेस्टिंग है। सर क्या इंटरेस्टिंग है? यहाँ पे क्या होता है बच्चों, बेस कॉमन होता है, मतलब इसकी जो वर्किंग है ना पूरी, वो डिपेंड करती है इसके कॉमन होने पे। सर इसके कॉमन होने से क्या मजा आता है? देखो, एक एमीटर अलग, कलेक्टर अलग और बेस कॉमन है, दोनों के बीच में साझा हो रहा है, ठीक है। अब ये तीन कनेक्शन तो तीन है, बैटरियां दो लगेगी बच्चों, कनेक्शन तो तीन है, बैटरियां दो लगेगी। जहां बैटरी कॉमन लगेगी वो कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, वो विन्यास हो जाएगा। जैसे सुनना, इधर देखो, मैंने बैटरी इन दो के बीच में जोड़ दी, तो बताओ दोनों में कॉमन क्या है? सारी बातें करेंगे, सब कोरिलेट होगी। इन दोनों के बीच में बैटरी जोड़ दी, तो बताओ कॉमन क्या है? कौन सी चीज कॉमन है? हाँ, आधार कॉमन है, कॉमन बेस। तो दिस इज कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। बच्चों बोलो मत, हो गया? सुन लिया मैंने। ये देखो बच्चों, ये हो गया एमीटर, ये हो गया कलेक्टर और ये हो गया बेस। तो कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, इसको बोलते हैं उपरिष्ठ आधार विन्यास। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन। क्या बोलते हैं बच्चों? कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, उपरिष्ठ आधार विन्यास, कॉमन बेस। तो जो चीज कॉमन है वो बोलेंगे। अभी अपन देखेंगे, रुको। अच्छा बताओ, आप ये कैसे पता करोगे कौन सा एमीटर है और कौन सा कलेक्टर है? हमें ये कैसे पता पड़ेगा किसको ई लिखे और किसको सी लिखे, किसको संग्राहक लिखे और किसको एमीटर या उत्सर्जक लिखे? ये कैसे पता पड़ेगा? तो सुनना, ये दोनों दिखने में एक जैसे होंगे, जैसे एनपीएन है, जैसे एनपीएन है, तो बोल दो ये दोनों एनएन है, दोनों दिखने में एक जैसे दिखेंगे, एनएन है। तो सर फिर कैसे पता पड़ेगा कौन सा एमीटर है और कौन सा कलेक्टर है? बिल्कुल सही कह रहे हो, उत्सर्जक और संग्राहक में कौन उत्सर्जक है कौन संग्राहक है, कैसे पता पड़ेगा? तो बच्चों इसको पता करने का एक ही तरीका है, जो आपको लिखा हुआ नहीं होता है वो आपको कनेक्शन से पता पड़ता है। जैसे ये तो बेस हो गया, आधार तो अलग ही दिख जाएगा। अब इनमें से कौन सा एमीटर है और कौन सा कलेक्टर है, कौन सा एमीटर है कौन सा कलेक्टर है, कौन सा उत्सर्जक है कौन सा संग्राहक है, ये डिपेंड करता है आपने कनेक्शन कैसा करा। एमीटर हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है। देखो ये दो चीजें, एन अगर बच्चों एनपीएन, अगर आपने यहाँ पे बैटरी का को फॉरवर्ड बायस कर दिया, बच्चों आपको पता है एन से माइनस और पी से प्लस जोड़ने पर डायोड फॉरवर्ड बायस अग्र बायसित होता है। एन को नेगेटिव से और पी को पॉजिटिव से जोड़ने से डायोड फॉरवर्ड बायस होता है। तो बोल दूं, अगर आपने एन को नेगेटिव और पी को पॉजिटिव से जोड़ा तो ये डायोड फॉरवर्ड बायस हो गया। और जो डायोड फॉरवर्ड बायस हो जाता है ट्रायोड में, उसको एमीटर बेस जंक्शन बोलते हैं। तो ध्यान रखना, एमीटर बेस जंक्शन हमेशा जब भी आप ट्रांजिस्टर को एक्टिव रीजन में काम में लेते हो तो एमीटर बेस जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस अग्र बायसित होता है। तो क्या मैं बोल दूं, जो फॉरवर्ड बायस है वो एमीटर है। तो बैटरी के कनेक्शन से देखना पड़ता है कि कौन सा डायोड फॉरवर्ड बायस है। हेलो, अच्छा अब यहां पे मैंने कनेक्शन करा और इसको रिवर्स बायस कर दिया। ये देखो, देख लो, एन को पॉजिटिव से जोड़ा, एन मतलब नेगेटिव मैंने सिखाया था, पी मतलब पॉजिटिव। याद रखने का तरीका, एन हमेशा बोलता मुझे नेगेटिव से कनेक्ट करो और तुमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया तो मैं बोल दूं ये फॉरवर्ड बायस हो गया, सॉरी रिवर्स बायस हो गया, उल्टा कर दिया तुमने। एन बोल रहा मुझे नेगेटिव से कनेक्ट करो और तुमने पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया तो बोल दूं ये रिवर्स बायस हो गया। तो मैं बोल दूं ये वाला कनेक्शन रिवर्स बायस है और ये फॉरवर्ड बायस। देखो बच्चों, ये फॉरवर्ड बायस है और ये रिवर्स बायस है, तो बोल दूं दो डायोड का कॉम्बिनेशन हो गया एक तरीके से ट्रायोड। ये देखो दो डायोड हो गए, ये एक हो गया पीएन जंक्शन ये और एक पीएन जंक्शन ये। और मैं बोल दूं ये वाला पीएन जंक्शन देखो बच्चों फॉरवर्ड बायस है, एन नेगेटिव से पी पॉजिटिव से, तो बोल दूं ये फॉरवर्ड बायस है तो यहाँ पे ई लिखूंगा। तो एमीटर हमेशा ई वहां लिखा जाएगा जहां फॉरवर्ड बायस है सर्किट। जहां डायोड फॉरवर्ड बायस होगा उस वाले डायोड को या ट्रांजिस्टर के उस हिस्से को हम एमीटर बोलेंगे। तो ई और ए समझ में आ गया, ई और सी कैसे डिसाइड करते हैं। और मैं तो ये वाला डायोड देखो, यहाँ पे पी पॉजिटिव, पी नेगेटिव से और एन पॉजिटिव से, तो इसको बोल दूंगा मैं रिवर्स बायस है तो कलेक्टर। तो उत्सर्जक और संग्राहक, तो संग्राहक हमेशा वहां लिखते हैं, संग्राहक कलेक्टर।
और एमीटर। अब समझ में आ गया एमीटर कहां लिखते हैं और कलेक्टर कहां लिखते हैं? उत्सर्जक। हेलो बच्चों, एमीटर और कलेक्टर लिखने के लिए आपको कनेक्शन देखने पड़ेंगे कि कहां फॉरवर्ड बायस और कहां रिवर्स बायस है। जहां फॉरवर्ड बायस अग्र बायसित होता है वहां एमीटर लिखा जाता है, और जो डायोड रिवर्स बायस होता है वहां पे कलेक्टर लिखा जाता है। तो बेस के रेस्पेक्ट में एमीटर हमेशा फॉरवर्ड बायस होता है। तो क्या मैं बोल दूं, बेस के रेस्पेक्ट में एमीटर बी जंक्शन हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा जी एक्टिव रीजन में, जब हम ट्रायोड को यूज करते हैं। और मैं बोल दूं बच्चों, बेस के रीजन में कलेक्टर हमेशा सीबी, बेस के रेस्पेक्ट में कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस हो। ध्यान रखना ये। तो एमीटर कैसे पहचानते, समझ में आ गई? एमीटर हमेशा बेस के कंपैरिजन में फॉरवर्ड बायस होगा, मतलब हाँ फॉरवर्ड बायस होगा, और कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस होगा। यस सर। हेलो बच्चों, बेस तो अलग ही दिख जाएगा तुम्हारे को, कलेक्टर एमीटर कैसे पहचानोगे? समझ में आ गया क्या? आ गया सर। अच्छा बता करंट किसकी वजह से बहेगा? पूरे ट्रायोड में करंट का संचालन कहां से होगा? करंट का कंडक्शन कहां से होगा? तो बोल दो जो फॉरवर्ड बायस डायोड होता है, तो बोल दो यहां से देखो इलेक्ट्रॉनों का धक्का तो ये देगा। तो बोल दो एन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, एन के अंदर जितने भी इलेक्ट्रॉन है, फॉरवर्ड बायस में याद है हमेशा करंट कंडक्ट करता है। हेलो या होल है। देखो बेस पतला बनाया है मैंने, अभी कारण बताऊंगा तुम्हारे को। तो बोल दू ये इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा, तो बोल दू इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा, तो मैं बोल दू सारे जो इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह या करंट का चालन होगा, करंट का कंडक्शन होगा, वो सब यहां से होगा। तो बोल दू बेस के रेस्पेक्ट में एमीटर का फॉरवर्ड बायस होना करंट का कंडक्शन करवाएगा। तो बोल दू यहां से एन से इलेक्ट्रॉनों का डिफ्यूजन होना स्टार्ट हो जाएगा। तो हमेशा ध्यान रखना ना, बेस एमीटर जंक्शन करंट का कंडक्शन करता है, मतलब एमीटर इलेक्ट्रॉन देने वाला होता है। पूरे सर्किट में जो करंट फ्लो होता है वो एमीटर से स्टार्ट होता है, मतलब क्रांति की शुरुआत एमीटर से होती है। तो यहां से इलेक्ट्रॉनों को धक्के लगते हैं। लो सुनो, तो धक्के तो एमीटर को लगते हैं। कि मैं बोल दूं एमीटर के अंदर जो एन टाइप में जितने भी इलेक्ट्रॉन है उन सबको यहां से धक्के लगे, और मैं बोल दूं वो इलेक्ट्रॉन जंक्शन क्रॉस कर करके बेस में पहुंच गए, आधार में पहुंच गए। और जैसे इलेक्ट्रॉन आधार में पहुंचे, मैं बोल दूं खाने वाले दो हो गए। सर खाने वाले कौन कौन हो गए? एक तो यहां से इलेक्ट्रॉन निकलेंगे और एक सामने से निकलेंगे। सर सामने से क्यों निकलेंगे? वो वाला डायोड तो रिवर्स बायस है। हाँ बच्चों, वो वाला डायोड रिवर्स बायस है, फिर भी करंट जाएगा। सर क्यों जाएगा? क्योंकि देखो बच्चों, इस पी में जहां इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, मैं बोल दूं वो कमी पूरी एमीटर ने कर दी। तो बोल दूं एमीटर ने धक्के दे के इलेक्ट्रॉन को जैसे ही बेस पे भेजा, वैसे ही मैं बोल दूं ये खाने को तैयार हो गया। ये देखो, जो यहाँ पे देखो, यहां पे याद करो पी के अंदर इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, याद है होली होल होते हैं। तो मैं बोल दूं ये रिवर्स बायस में, इधर देखो जब ये रिवर्स बायस है, इसको भूल जाओ थोड़ी देर के लिए। मान लो ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता, अगर ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो क्या होता? तो मैं बोल दूं ये इलेक्ट्रॉन नहीं देता तो याद है रिवर्स बायस में करंट कंडक्ट नहीं करता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, इधर देखो एन में इधर खूब सारे इलेक्ट्रॉन है, और मैं बोल दूं ये खूब सारे इलेक्ट्रॉनों को ये प्लस अपने जब रिवर्स बायस होता है, मैं बोल दूं एन वाले सारे इलेक्ट्रॉन को जंक्शन से दूर खींच लिया जाता है। तो बोल दूं ये सारे इलेक्ट्रॉन दूर आ जाते हैं। याद करो रिवर्स बायस में करंट फ्लो नहीं होता है। तो बोल दूं ये सारे एन वाले इलेक्ट्रॉन दूर आ जाएंगे और इधर पी वाले होल दूर आ जाएंगे। तो बोल दूं सारे मेजॉरिटी चार्ज करियर, सारे होल और इलेक्ट्रॉन मेजॉरिटी बहुसंख्यक आवेश जंक्शन से दूर सरक जाएंगे। तो याद करो डायोड रिवर्स बायस में कोई करंट फ्लो नहीं कराता। क्यों? क्योंकि पी के होल और एन के इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर सरक जाते हैं और करंट का कंडक्शन बंद हो जाता है। हेलो तो मैं बोल दूं रिवर्स बायस में, लेकिन अभी पता है क्या हुआ? अभी भी ये रिवर्स बायस है, अभी भी रिवर्स बायस है। पर मैं बोल दूं जैसे ही इसको फॉरवर्ड बायस करा, तो बोल दूं यहाँ जो इलेक्ट्रॉनों की कमी थी, मैं बोल दूं इसने इलेक्ट्रॉन भेज के पूरी कर दी है। देखो एन के इलेक्ट्रॉन फ्लो के जैसे ही बेस में आएंगे, मैं बोल दूं यहाँ पर इलेक्ट्रॉन होगा। याद करो होल बेस के अंदर इलेक्ट्रॉन आ गए। देखो मजा आ गया सर। और मैं बोल दूं जैसे इलेक्ट्रॉन आ गए तो ये इधर वाली बैटरी खींच लेगी, ये वाला प्लस खींच लेगा। तो मैं बोल दूं भेजेगा ये, पर ये तो थोड़े से ही लेगा और ज्यादा इलेक्ट्रॉन सीधे चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये वाली बैटरी खींच लेगी। तो मैं बोल दूं एमीटर द्वारा डाले गए इलेक्ट्रॉन, एमीटर द्वारा बेस में भेजे गए इलेक्ट्रॉन का सेवन दो लोग करते हैं। एक बेस से इधर आ जाते हैं और एक सामने चले जाते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी बैटरी लगी हुई।
तो क्या मैं बोल दूं इसका मतलब पता है, आउटपुट को चलाने वाला इनपुट हो गया। आपने इनपुट से जैसे इलेक्ट्रॉन भेजे, खाने वाला आउटपुट भी हो गया। तो इलेक्ट्रॉन दो तरफ गए, एक सामने वाले एन में भी चले गए और एक मैं बोल दूं इधर से भी खींच लिए। तो क्या मैं बोल दूं एमिटर इलेक्ट्रॉन दे रहा है और बेस और कलेक्टर इलेक्ट्रॉनों का सेवन कर रहे हैं। हेलो सुनो, इधर देख, अभी ऐसा नहीं हुआ, इधर सुनना हो, इधर सुनो, चुपचाप सुनते जाओ, थोड़ा सा समझना पड़ेगा इसको। इसकी वर्किंग बड़ी शानदार है। इधर देखो, वर्किंग बड़ी शानदार है। थोड़ा सा चुपचाप सुनो, एक बार सेट हो जाओगे साथ। इधर देख, वापस देख, पूरी बात वापस देख, इधर देख। हाँ इधर देखना, हाँ इधर देखो। बताओ बच्चों, किधर ई लिखो और किधर सी लिखो, बताओ। बेस तो यहाँ लिख दिया, आधार तो यहाँ लिख दिया, बताओ किधर ई लिखो और किधर सी लिखो, किधर एमिटर लिखो और किधर कलेक्टर, कहां पर उत्सर्जक लिखो और कहां पर संग्राहक। हाँ अभी कुछ नहीं बोल सकते, अभी कुछ नहीं बोल सकते, सब डिपेंड करता है तुमने कनेक्शन कैसा करा। हेलो, हाँ सारा कनेक्शन पे डिपेंड करता है। अच्छा याद है एन टाइप में खूब सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, लेकिन रूम टेम्परेचर पे 2-4 होल भी होते हैं। हेलो, ए 12th क्लास में भी पढ़ा, अभी मैं नहीं पढ़ा है, बोलो। एन टाइप में याद है खूब सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्यों? क्योंकि आप 15 वर्ग 15 ग्रुप के एलिमेंट मिलाते हो। तो मैं बोल दूं जब 14 के साथ 15 मिलाया जाता तो एक इंप्योरिटी एक इलेक्ट्रॉन दे देती है। तो मैं बोल दूं एन में खूब सारे इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, क्यों? क्योंकि जब 14 + 15 मिलते हैं तो एक इंप्योरिटी से एक इलेक्ट्रॉन आता है। और याद है जब रूम टेम्परेचर पे थोड़े बहुत कोवेलेंट बॉन्ड भी टूट जाते हैं, एक सहसंयोजी बंध भी टूटते हैं, तो थोड़े बहुत होल, इनको बोलते हैं याद है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अल्पसंख्यक आवेश, अल्पसंख्यक माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स। बोलो हेलो, याद करो। और मैं बोल दूं ये बहुसंख्यक थे, मेजॉरिटी। हेलो, हाँ अच्छा चुपचाप सुनो, पूरा सुनो ढंग से, मैं पूरी वर्किंग बता रहा हूं। यहाँ पे 2-4 इलेक्ट्रॉन, पी टाइप में खूब सारे होल होते हैं, 2-4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, क्योंकि पी टाइप में मेजर चार्ज होल होते हैं। तो बोलो यहाँ पे मेजर होल है और माइनर इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। अच्छा बच्चों, तुमने खुद ने बोला सर एमीटर कलेक्टर वहां लिखोगे या रिवर्स बायस होगा, याद है अभी मैंने बताया था एमीटर बेस हमेशा रिवर्स बायस होता है। आ जाओ इसको रिवर्स बायस करके देखते हैं। और रिवर्स बायस का मतलब पश्चिम बायस का मतलब एन को प्लस से कनेक्ट करो, उल्टा एन बोल रहा है मुझे नेगेटिव से, लेकिन एन को प्लस से कनेक्ट कर दिया और पी को नेगेटिव से, तो पी को नेगेटिव से और एन को पॉजिटिव से कनेक्ट कर दिया, ये हो गया रिवर्स बायस। सुनना पूरा धीरे धीरे समझा रहा हूं। तो वो रिवर्स बायस कनेक्शन हो गया, और जैसे रिवर्स बायस कर दिया तो वो कलेक्टर बन गया। बिल्कुल सही है, क्योंकि कलेक्टर बेस रिवर्स बायस होता है, बेस कलेक्टर जंक्शन रिवर्स बायस होता है। बोलो चलो, अब मुझे बता धारा बहेगी या नहीं बहेगी। अगर मैं यहां एल मीटर लगाऊं तो बताओ करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। मैंने तुम्हारे को रिवर्स बायस कैरेक्टर पढ़ाया था, डायोड का रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक कर्व पढ़ाया था, पश्चिम बायसिक कर्व पढ़ाया था, बताओ करंट फ्लो होगा या नहीं होगा। बहुत नन्ना मुन्ना, याद है माइक्रो एम्पियर में छोटा मोटा करंट फ्लो होता है इनके कारण, याद है 2-4 इलेक्ट्रॉन। तो मैं बोलूं यहाँ पे करंट फ्लो इसलिए नहीं होता, सुनो करंट फ्लो इसलिए नहीं होता क्योंकि इलेक्ट्रॉन सारे जंक्शन से दूर चले जाते हैं। याद करो इस प्लस के कारण सारे इलेक्ट्रॉन दूर आ जाते हैं, तो वो तो जंक्शन क्रॉस नहीं करते हैं। तो मैं बोलूं जो मेजॉरिटी चार्ज कैरियर से जो बहुसंख्यक आवेश था सब जंक्शन से दूर चले जाते। बोलो, तो वो सारे इलेक्ट्रॉन जंक्शन से दूर आ गए और सारे होल जंक्शन से दूर आ गए, तो वो तो करंट कंडक्ट होना बंद हो जाता है। हेलो, हेलो, लेकिन उसी समय पे
जब ये सारे इलेक्ट्रॉन दूर और होल दूर चले जाते हैं, उसी समय पर ये माइनस इन इलेक्ट्रॉनों को क्रॉस करवा देता जंक्शन। तो याद है माइनॉरिटी चार्ज कैरियर्स, अल्पसंख्यक आवेशों के कारण करंट बहता है जो माइक्रो एम्पियर में होता है। याद करो मैंने आपको रिवर्स बायस कर्व बताया था, तो बोल दूं वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व जब पढ़ा था अपन ने, तो बोल दूं रिवर्स बायस में बहुत अल्प करंट बहता है, ये वी और ये आई। याद है बहुत छोटा सा करंट, नन्ना मुन्ना करंट बहता है माइक्रो एम्पियर में। बोलो नेग्लिजिबल माइक्रो एम्पियर में करंट बहता है, याद करो। तो मैं बोल दूं एक अकेला रिवर्स बायस डायोड बनाऊं तो उसके करंट बहाने की, रिवर्स बायस की बेस एमीटर के डायोड के करंट बहाने की औकात ये है माइक्रो एम्पियर में। उसकी लिमिटेशन ये है बहुत नन्ना मुन्ना, लगभग 0 माइक्रो एम्पियर, मतलब बहुत कम करंट, मतलब बिल्कुल 0 एम्पियर के आसपास माइक्रो एम्पियर में करंट बहता है। बोलो बच्चों, तो बोल दो माइक्रो एम्पियर में करंट आता है। हेलो, यस सर। इसको बोलते हैं लीकेज करंट। क्या बोलते हैं बच्चों? लीकेज करंट। इसका हमें एहसास भी नहीं होता कि ये करंट बह रहा है, इसको बोलते हैं बच्चों लीकेज करंट। हमें तो पता भी नहीं होता है माइक्रो एम्पियर में करंट बह रहा है, हम तो यही बोलते हैं रिवर्स बायस में कोई करंट नहीं बहता। तो बोल दो ये लीकेज करंट हो गया। ठीक है साहब, अब सुनना, देखो मैं इसको ऐसा का ऐसे ही रख रहा हूं, जैसे मान लो तेरे यहाँ पे 5 वोल्ट लगाया और 5 वोल्ट पे ये करंट बह रहा है। ये देखो ये 5 वोल्ट लगाया, उल्टा 5 वोल्ट, रिवर्स बायस में 5 वोल्ट, तो मान लो 5 वोल्ट पे करंट आ रहा है, ये लगभग मान लो 1 माइक्रो एम्पियर, बहुत नेग्लिजिबल, मतलब न के बराबर करंट आ रहा है। अब तेने क्या करा, इसको तो वैसे ही रखा, इसको तो वैसे ही रखा, लेकिन यहां पे फॉरवर्ड बायस कर दिया। अब देख डायोड काम कैसे करता है, इधर देखना, तेने आउटपुट को वैसे ही रखा, तेने आउटपुट को, इसको बोलते हैं आउटपुट, तो बोल इसको वैसे ही रखा, लेकिन यहां पे एक और बैटरी लगा दी एमीटर बेस पे। बताओ एमीटर को कैसा करते हैं, एमीटर को बताओ फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस? फॉरवर्ड बायस, अग्र बायस ही। तो मैंने इसको फॉरवर्ड बायस कर दिया, एन को माइनस से जोड़ दिया और पी को प्लस से, पी को प्लस से और एन को माइनस से, और यहाँ पे एक बैटरी लगा दी। आउटपुट वैसे ही रखा, देखो 5 वोल्ट का 5 वोल्ट, और यहां पर मैंने एक बैटरी लगा दी। ओके, अब आप देखना आउटपुट में जबरदस्त परिवर्तन आ जाएगा, आउटपुट में खतरनाक परिवर्तन आएगा। सर क्यों, बताता हूं। जैसे ही यहां माइनस लगाया, जैसे ही यहां माइनस लगाया, इलेक्ट्रॉन जंक्शन क्रॉस करने लगे। हेलो, सही बात है, इसमें तो मेजर याद है, इसमें इलेक्ट्रॉन दूर नहीं सरकते, जंक्शन की तरफ जाते हैं। याद करो जब डायोड फॉरवर्ड बायस होता है तो एन के इलेक्ट्रॉन जंक्शन क्रॉस करते हैं और पी के होल जंक्शन क्रॉस करते हैं, याद करो। और धारा का चालन करंट का कंडक्शन होता है, याद करो, मस्त धारा बहती है फॉरवर्ड बायस में, तो मिली एम्पियर में, याद करो। यस सर। तो मैं बोल दूं बच्चों ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन क्रॉस कर करके जाने लग गए, तो मैं बोलूं इधर से इलेक्ट्रॉनों का बहाव आ गया, और मैं बोलूं जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन यहां आए, जैसे 1000 इलेक्ट्रॉन आए, मैं बोलूं ना धमाधम इलेक्ट्रॉन आ गए। हेलो, और मैं बोलता हूं जैसे ही एमीटर ने, जैसे ही उत्सर्जक ने एमीटर के एन से इलेक्ट्रॉन पी की तरफ आए, जैसे ही इलेक्ट्रॉन आधार में आए, मैं बोलता हूं आधार में इलेक्ट्रॉन ही इलेक्ट्रॉन हो गए। जो इलेक्ट्रॉन पहले 2-4 थे, याद करो पहले सिर्फ 2-4 इलेक्ट्रॉन थे, क्योंकि याद है अल्पसंख्यक आवेश थे। पी टाइप में इलेक्ट्रॉन खुद से 2-4 थे रूम टेम्परेचर पे। क्या मैं बोलूं यहां से इलेक्ट्रॉनों की बाहर आ गई, एमीटर पे जैसे ही फॉरवर्ड बायस लगाया, मैं बोल दूं बेस के अंदर इलेक्ट्रॉनों की बाहर आ गई, दमादम इलेक्ट्रॉन आ गए। यस सर। जहां पर इलेक्ट्रॉन बच्चों बेस के अंदर 2-4 थे, वहां इलेक्ट्रॉनों का जत्था इकट्ठा हो गया। यस सर। हेलो, हाँ सर। और मैं बोल दूं बच्चों मैंने इसकी बेस की डोपिंग लो डोपिंग करी होती है, लो डोपिंग और रीजन भी बहुत स्मॉल पतला, लो डोपिंग। एक तो डोपिंग पतली है, डोपिंग कम है, लो डोपिंग का मतलब लो कंसंट्रेशन, बहुत कम डोपिंग करी। और मैं बोल दूं ये है भी चौड़ाई में स्मॉल विड्थ, स्मॉल, तो इसकी साइज भी स्मॉल है, स्मॉल साइज, छोटी साइज का लो डोपिंग का बेस बनाया। तो बोल दूं उधर से जो इलेक्ट्रॉनों की बाहर आएगी, उसमें से इधर तो कम इलेक्ट्रॉन जाएंगे, इधर तो खिंचाव कम आएगा, अधिकतर सीधे चले जाएंगे, क्योंकि मैं बोल दूं इन इलेक्ट्रॉनों को कंडक्शन इलेक्ट्रॉन होल में भर जाएंगे। यहाँ पे डोपिंग लो है तो होलों की संख्या बहुत कम है, उधर से 1000 इलेक्ट्रॉन आए, और मैं बोल दूं यहाँ नीचे खाली जगह वैलेंसी 100 ही है, तो मैं बोल दूं 1000 में से 100 तो होल में चले जाएंगे, लेकिन बाकी के 900 का फ्लो कंडक्शन बेल्ट से होता हुआ सामने की तरफ हो जाएगा। तो बोल दूं जो 900 इलेक्ट्रॉन है उसमें से 100 तो बॉन्डों में गिर गए, 100 ने तो जाके ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया, इन होल में गिर गए, बाकी के सीधे सीधे फ्लो हो गए।
क्योंकि यहां पर डोपिंग बहुत लो थी। तो मैं बोल दूं बेस की डोपिंग और साइज बहुत लो की जाती है, उससे इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह कलेक्टर की तरफ होने लगता है, क्योंकि बेस की जितनी पेट भरना था उतने उससे कई ज्यादा इलेक्ट्रॉन है। तो मैं बोल दूं यार होल तो सोते लेकिन इलेक्ट्रॉन जा रहा है उधर से, तो सो ने तो बेस को पूर्ति कर दी और बाकी के 900 सीधे चले गए। तो मैं बोल दूं ये पहले जो बैटरी इन 2-4 इलेक्ट्रॉनों को खींच रही थी, अब वो दमादम बाहर आई भी इलेक्ट्रॉनों को खींचने लग गई। तो बोल दूं एक इलेक्ट्रॉनों की जो बाढ़ आई थी तो इसको भी मजा आ गया, क्योंकि इस बैटरी का धनात्मक भी उन सारे इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा। तो मैं बोल दूं ये जो डिफ्यूजन करंट इधर से स्टार्ट हुआ था, इलेक्ट्रॉनों को धक्का जो इधर से स्टार्ट हुआ था, वो आउटपुट में भी करंट बहने का कारण बन गया। मैं बोल दूं वो कलेक्टर में भी करंट बहने का कारण बन गया। तो मैं बोल दूं जिस पी में पहले इलेक्ट्रॉन 3-4 हुआ करते थे, तो मैं बोल दूं एमीटर के फॉरवर्ड बायस, एमीटर के अगर बायसित होने से इधर से इलेक्ट्रॉन आया उसने खींच लिए, मतलब डाले तो एमीटर ने, निकाल कलेक्टर ने लिए ज्यादा इलेक्ट्रॉन। डाले एमीटर ने और निकाल कलेक्टर ने भी लिए बेस के साथ साथ। तो क्या मैं बोल दूं बेस का कॉमन होना, बेस का उभयनिष्ठ होने में मजा आ गया। इस बात को समझ ले, तेरे और तेरे भाई ने मिलकर गुल्लक एक बनाया, अब तुम दोनों पैसे डाल रहे हो लेकिन तुझे मजा आ गया। क्यों? क्योंकि भाई पैसे डालता तुम भी निकाल लेते हो। क्यों? क्योंकि तुम्हें जरूरत ज्यादा प्रति पैसों की। तो मैं बोल दूं तुमने उसको बेवकूफ बना के बोल दिया अपन साथ में इकट्ठे करेंगे, तो इकट्ठे साथ करो, जब जब काम आएंगे दोनों को लेते रहेंगे इसमें से। तो तुमने डलवा तो उससे दिए, अब बेचारा वो तो 1000 रुपए डालता है, तुम डालते तो 100 और निकाल 500 लेते हो। हेलो, तो मैं बोल दूं उसके डाले हुए पैसे से तुम्हें मजा आ गया। तुम्हारे पास कुछ नहीं था, तुम्हारे पास 100 रुपए थे, लेकिन उसने 1000 डाले, तुमने उसमें से 500 निकाल लिए। बोलो। Yes, sir. तो मैं बोल दूं ये रिवर्स बायस, ये जो बाहर वाला डायोड, आउटपुट वाला डायोड, जो जिसको आप कलेक्टर बेस जंक्शन बोल रहे हो, बेस कलेक्टर, बेस संग्राहक, आधार संग्राहक बोल रहे हो, मैं बोल दूं उसके रिवर्स बायस होने पे तो कोई करंट ही नहीं आया था। मैं बोल दूं तेरे जैसे ही इसको फॉरवर्ड बायस करा, मैं बोल दूं आउटपुट का करंट भी बढ़ गया, क्योंकि जब आप जैसे ही इनपुट को फॉरवर्ड बायस करते हो, जैसे इनपुट को अगर बायस करते हो, मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉनों की बाढ़ आ जाती है, वो आउटपुट के भी काम आती है। तो मैं बोल दूं आउटपुट में करंट बढ़ गया। हेलो, आउटपुट में करंट बढ़ गया। तो बोल दो इनपुट से आउटपुट वेरी कर गया। देखो आउटपुट को इनपुट कंट्रोल कर रहा है, इनपुट से आउटपुट कंट्रोल हो रहा है। देखो तुमने चेंजेस तो यहाँ करे, जैसे यहाँ की ऑन करी वहां करंट बढ़ गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की बाढ़ आ गई और उससे आउटपुट को भी मजा आ गया। हेलो हेलो, तो सुन मेरे बच्चे, सुन, क्या मैं बोल दूं ये आउटपुट, ये कलेक्टर करंट है, और मैं बोल दूं ये बेस कलेक्टर वोल्टेज है, सीबी, जिसको सीबी लिखते थे तुम, बेस कलेक्टर बेस वोल्टेज। हेलो, बोलो बच्चे। हेलो, ये आउटपुट का बना, आउटपुट का। और मैं बोल दूं जैसे ही तेने बेस में करंट फ्लो करवाया, मान लो तेने ये बैटरी और ये जो रेजिस्टेंस था, मान ले बेस का रेजिस्टेंस कुछ था 1 किलो ओम, इसका डायोड का रेजिस्टेंस, और तेने 10 वोल्ट की बैटरी लगाई या 1 वोल्ट की बैटरी लगाई, तो मैं बोल दूं 1 वोल्ट की बैटरी लगाई और 1 किलो ओम इसका रेजिस्टेंस था, तो मैं बोल दूं तेरा करंट 1 मिली एम्पियर आ गया। तो बोल दूं जैसे ही बेस में 1 मिली एम्पियर करंट हुआ, मैं बोल दूं उसका कुछ भाग बेस में जाएगा। जैसे ही एमीटर में 1 मिली एम्पियर करंट हुआ, इसका कुछ भाग इधर जाएगा, बाकी अधिकतर भाग सीधा चला जाएगा। तो बोल दूं तेरे कलेक्टर के करंट को बहुत जबरदस्त बढ़ा दिया। लो, मैं बोल दूं कलेक्टर का करंट लगभग 1 मिली एम्पियर के आसपास आ जाएगा, क्योंकि इस 1 मिली एम्पियर का अधिकतर हिस्सा सीधा जाएगा बेस में, तो नगण्य नेग्लिजिबल करंट जाता है, क्योंकि बेस बहुत लो डोपिंग पे होता है, इसमें बहुत कम होल होते हैं। तो बोल दूं बेस तो कम करंट खींच पाता है, ज्यादातर करंट कलेक्टर खींच लेता है। तो डालता एमीटर है, निकालते कलेक्टर और बेस है, उसमें भी सबसे ज्यादा कलेक्टर निकालता है, बेस तो नन्हे मुन्ने इलेक्ट्रॉन निकालता है। तो बोल दूं लगभग करंट, एमीटर का करंट कलेक्टर का करंट लगभग 1 मिली एम्पियर हो गया। अगर 1 मिली एम्पियर इनपुट है तो वो भी लगभग 1 मिली एम्पियर हो गया। मैं बोलता हूं थोड़ा सा कम रहेगा, क्योंकि बेस भी कुछ लेगा। हेलो, बेस भी कुछ लेगा, पर आप देखो ना कहां करंट 1 माइक्रो एम्पियर था और कहां 1 मिली एम्पियर हो गया। तो क्या मैं बोलता हूं आउटपुट करंट में जबरदस्त परिवर्तन आया, जी सर। जबरदस्त परिवर्तन आ गया इनपुट से। हेलो, अच्छा बता, इनपुट का वोल्टेज अगर मैं 1 वोल्ट की जगह 2 वोल्ट कर दूं, इनपुट का वोल्टेज 1 वोल्ट की जगह 2 वोल्ट कर दूं, तो मैं तो इनपुट करंट 1 मिली एम्पियर की जगह 2 मिली एम्पियर हो जाएगा। फिर ये 1 किलो ओम रेजिस्टेंस है, तो इस फॉरवर्ड बायस डायोड का, अग्र बायस डायोड का रेजिस्टेंस 1 किलो ओम है, तो मैं तो 1 मिली एम्पियर की जगह इनपुट में करंट 2 मिली एम्पियर हो जाएगा, और ये करंट जैसे 2 मिली एम्पियर होगा, तो मैं तो आउटपुट वाला करंट भी लगभग 2 मिली एम्पियर की तरफ चला जाएगा। हेलो,
बोलो बच्चों। तो मैं बोल दूं जैसे जैसे इनपुट का करंट बढ़ता जा रहा है आउटपुट का करंट अपने आप बढ़ता जा रहा है। मैं बोल दूं जैसे जैसे एमीटर करंट बढ़ रहा है कलेक्टर करंट वैसे वैसे बढ़ता जा रहा है क्योंकि बेस बहुत कम करंट लेता है। तो मैं बोल दूं सबसे बड़ा करंट बच्चों एमीटर करंट होता है। सबसे बड़ा करंट, सबसे ज्यादा धारा एमीटर धारा होती है, उत्सर्जक धारा होती है। सबसे खतरनाक धारा एमीटर धारा होती है क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन डालता है और बेस और कलेक्टर निकालते हैं। तो बोल दूं बेस और कलेक्टर उतना खाएंगे जितना एमीटर देगा। तो एमीटर हो गया देने वाला, बेस और कलेक्टर हो गया खाने वाले। उत्सर्जक हो गया देने वाला, नाम से ही पता पड़ रहा है इलेक्ट्रॉनों का उत्सर्जन करेगा। और संग्राहक और बेस, कलेक्टर और बेस नाम से पता पड़ रहा है कलेक्ट करेंगे और बेस भी करंट लेगा। तो बोल दूं एमीटर देगा, बेस और कलेक्टर लेंगे। एमीटर इलेक्ट्रॉन भेजेगा, बेस और कलेक्टर खाएंगे। हेलो, तो मैं बोल दूं ए आउटपुट इनपुट के साथ कैसे बदलता है समझ में आया? कर्व कैसे बनाया था तुमने 12th क्लास में? अब समझ में आ गया ये कर्व कैसे बनता है? लो करो, यहां पे फोटो क्लिक करो, आगे बढ़ा रहा हूं फिर। अब इनपुट को देख रहे, इसका फोटो क्लिक करो, आप देखते हैं इनपुट में आउटपुट से कैसे बदलाव आते हैं। आउटपुट के वोल्टेज को कम ज्यादा करने से इनपुट में कैसे दिक्कत आती है, कैसे चेंजेस आते हैं। करो यहां तक नोट कर लिया बच्चों? हेलो, हाँ समझना बच्चों, इसकी वर्किंग समझनी पड़ेगी। तो बताओ सबसे ज्यादा तगड़ी डोपिंग किसकी होगी? हेलो, सबसे तगड़ी डोपिंग किसकी होगी? एमीटर की, क्योंकि मेरे को यहीं पे तो खूब सारे चार्ज कैरियर चाहिए क्योंकि एमीटर ही तो देने वाला है, बेस और कलेक्टर तो खाने वाले। तो मैं तो एमीटर की डोपिंग सबसे तगड़ी होगी बच्चों। हेलो, हाँ अब इधर देख, इधर देख, इधर देखो। हाँ जिसने इसकी वर्किंग ढंग से समझ ली ना बच्चों, चुपचाप बस सुनते जाओ। आपको बताओ मैंने ये काम सही किया है गलत किया? हाँ बोलो। है गलत। गलत? क्यों गलत है बेटा? क्यों गलत है? बोलो क्यों गलत है? हाँ अगर यहाँ एमीटर लिखना चाहते हो आप, इस एंड को एमीटर बनाना चाहते हो तो फॉरवर्ड वाइज करो उसको। ये लो मैंने फॉरवर्ड वाइज कर दिया। अब ठीक है, एन को माइनस से कनेक्ट कर दिया। अब ठीक है? हेलो, अच्छा ये इधर सही करा है गलत करा? इधर देखो, सही है क्योंकि एन को पॉजिटिव से कनेक्ट करूंगा और पी को नेगेटिव से। ये हो गया एक्टिव रीजन में ट्रायोड को यूज करना। ठीक है सर। अब सुनना, इधर देखो, बताओ इसको ओपन रखा तो वो दो, इसको ओपन रखा तो बस ये यहाँ पे जो वोल्टेज चेंज करोगे उस हिसाब से सर्किट बन जाएगा। उसको ओपन रख रहा हूँ और इसको वेरी कर रहा हूँ तो मैं बोलूँ इसको वेरी करूंगा फॉरवर्ड बायस, तो एक तरीके से पीएन जंक्शन डायोड हो गया। तो सिंपल डायोड। अरे डायोड रहा कहाँ? अगर तुमने आउटपुट को ओपन कर दिया, इसको सर्किट से बाहर कर दिया तो बोल दो ये तो एक सिंपल पीएन जंक्शन डायोड हो गया। देखो ये डायोड बचेगा तो बोल दो इसका तो वही कर्व बनेगा जो फॉरवर्ड बायस कर्व बनता था। अग्र बायसिस जो कर्व बनता था पहले वो बनेगा। और बताओ कैसा कर्व बनता था? मैंने बना के बताया था आपको। तो याद करो डायोड का फॉरवर्ड बायस कर्व कैसे बनता था, तो आपको बहुत अच्छे से याद है। बताओ कैसा बनता था? तो बोल दो ये ऐसा बनता था। ये देखो याद आया? सिलिकॉन जर्मेनियम सब याद आ गया क्या? आज इसको ऐसे लिखूंगा मैं। सर ऐसे क्यों लिखोगे बता रहा हूं। हाँ आज इसको मैं ऐसे लिखूंगा, फॉरवर्ड बायस करना आज मैं ऐसे लिखूंगा कि ये तो हो गया बच्चों बेस एमीटर, बेस एमीटर वोल्टेज। हाँ ये देखो ना, इसको वीबी तो बोलूंगा मैं क्योंकि ये बेस और एमीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है। देखो
ये जो फॉरवर्ड बायस इसको बोल रहे हो आप डायोड को, मैं बोल दूं वो बेस एमीटर के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है, क्योंकि बेस एमीटर को ही तो फॉरवर्ड बायस करते हो आप। यस सर। अच्छा, और मैं बोल दूं बच्चों, मैं बोल दूं इस वाले सर्किट को, इसको अगर तुमने ओपन रखा है तो बोल दूं ये तो अकेले डायोड की तरह बिहेव करेगा, और अकेले डायोड का काम तो ऐसा बनता है, याद है जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे वैसे वैसे करंट बढ़ता जाएगा, देखो। और याद है नॉन ओमिक डिवाइस है, डायोड एक अनओमिक या नॉन ओमिक डिवाइस है, डायोड एक अनओमिक डिवाइस है बच्चों। यस सर। ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता डायोड, बिल्कुल सही कह रहे हो सर। और मैं बोल दूं जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ाओगे वैसे वैसे डायोड में करंट ज्यादा तगड़ा बहने लगता है, याद है डायनेमिक रेजिस्टेंस होता है, इसका प्रतिरोध घटता जाता है, जैसे जैसे डायोड के अंदर जैसे जैसे फॉरवर्ड बायस में वोल्टेज बढ़ाते हो वैसे वैसे रेजिस्टेंस कम होता है, फॉरवर्ड बायस प्रतिरोध घटता है, बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। हेलो, यस सर। अच्छा सुनना, चुपचाप सुनना। मैं बोलता हूं बच्चों यहाँ पे मैंने भी मान लो मैंने 5 वोल्ट लगा रखा है, मान लो 5 वोल्ट, और मान लो यहाँ पे करंट 1 मिली एम्पियर जा रहा है अभी, मैंने यूं एक अंदाजा ले लिया, तो मैं बोल दूं यहाँ पे 5 वोल्ट पे करंट 1 मिली एम्पियर जा रहा है, यहाँ लिख रहा हूँ 5 वोल्ट, और यहाँ लिख रहा हूँ 1 मिली एम्पियर। बोलो हेलो, ये 5 वोल्ट और 1 मिली एम्पियर लिख दिया, 5 वोल्ट और 1 मिली एम्पियर लिख दिया, IE। बोलो बच्चों। यस सर। 5 वोल्ट और 1 मिली एम्पियर, ये देखो यहाँ पे देखो ध्यान से, ये 5 वोल्ट और ये 1 मिली एम्पियर, ठीक सर। अब एक बात बता बच्चे, अगर इसको 5 वोल्ट ही रहने दूं मैं, इनपुट को 5 वोल्ट ही रहने दूं, और बता बच्चे आउटपुट में ऑन कर दूं मैं, ध्यान से सुनना, अभी ये करंट फ्लो हो रहा है, तो वो तो अभी देखो ये इलेक्ट्रॉनों को धक्के दे रहा है, देखो अभी हो क्या रहा है, ये करंट कैसा आया, मैं बोलती हूँ 5 वोल्ट ये इलेक्ट्रॉनों को धक्के दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन जंक्शन क्रॉस कर रहे हैं, लेकिन इन इलेक्ट्रॉनों को लेने वाला इस बार सिर्फ एक ही है, कौन है, वो है बेस। मैं बोलती हूँ इलेक्ट्रॉन यहाँ आ रहे इकट्ठे हो रहे हैं, सर इकट्ठे क्यों हो रहे हैं, क्योंकि मैं बोलता हूँ इसकी डोपिंग बहुत लो है, तो मैं बोलता हूँ इलेक्ट्रॉन बेस में आ तो रहे लेकिन लेने वाला ये तो धीरे धीरे लेगा, इस बात को समझो। एक जगह खूब सारे लोग इकट्ठे हो गए, नहीं था मजदूर यूनियन, रोड पे खूब सारे मजदूर इकट्ठे हो गए, लेकिन ट्रैक्टर बहुत धीरे धीरे आ रहा है जो मजदूरों को भर भर के ले जाता है, तो बोल दूं 1 घंटे में एक ट्रैक्टर आ रहा है और खूब सारे लोग इकट्ठे हो रहे हैं, तो क्या मैं बोल दूं लोग बहुत ज्यादा इकट्ठे हो रहे हैं और एक ट्रैक्टर 20 लोगों को भर के ले जा रहा है, लेकिन हर समय हजार लोग आ रहे हैं, तो मैं बोल दूं हर 1 घंटे में 1000 लोग आ रहे हैं, लेकिन 1 घंटे में वहां से जाने वाले लोग भी इसी है, तो क्या मैं बोल दूं वहां लोगों का जमावड़ा हो जाएगा, और मैं बोल दूं नया आदमी जो आने वाला होगा वो आने से कतराएगा, तो मैं बोल दूं नए मजदूर आने से कतराएंगे, क्यों, क्योंकि उनको लगेगा पहले ही वहां पे इतनी भीड़, हम जाके क्या करें, तो क्या मैं बोल दूं नए मजदूर नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि भीड़ बहुत ही जबरदस्त है। तो मैं बोल दूं यहाँ पे इलेक्ट्रॉन बेस में इकट्ठे तो खूब हो रहे हैं, लेकिन ये वाली बैटरी अकेली है लेने वाली, तो थोड़ा सा करंट स्लो है या कम है, और मैं बोल दूं जैसे ही तुम इसको ऑन कर दोगे, जैसे इसको ऑन करके यहाँ पे 5 वोल्ट लगा दोगे या 10 वोल्ट लगा दोगे, मान लो 5 वोल्ट लगा दिया तुमने, तो बोल दूं अब इलेक्ट्रॉन की खपत तगड़ी हो गई, अब देखो इसी वोल्टेज पे करंट बढ़ जाएगा, ये करंट का ग्राफ थोड़ा ऊपर हो जाएगा। सर ऐसा क्यों, बताता हूं। क्या मैं बोल दूं पहले भी इलेक्ट्रॉनों को धक्का लग रहा था 5 वोल्ट के हिसाब से, अब भी लग रहा है, लेकिन मैं बोल दूं अब यहाँ जो इलेक्ट्रॉन आएंगे उनको खाने वाले दो गए, थोड़ा ये भी खींचेगा थोड़ा वो भी खींचेगा, क्योंकि उधर भी ऑन हो गया सर्किट, तो मैं बोलूं इस बार एक ट्रैक्टर की जगह 2-2 3-3 ट्रैक्टर आ रहे हैं, 2 ट्रैक्टर कहीं और से भी आ रहे हैं, तो मैं बोलूं एक ठेकेदार एक ट्रैक्टर भेज रहा है और 2 ठेकेदार ने और ट्रैक्टर भेजना चालू कर दिए, तो मैं बोलूं अब लोग जहां पहले 20-20 लोग जा रहे थे वहां से 60-60 लोग जाने लग गए, तो मैं बोलूं थोड़ी भीड़ कम हो गई, और भीड़ कम हो गई तो नया मजदूर आने में डरेगा नहीं, मतलब कंपैरेटिवली कम डरेगा जितना पहले डर रहा था, क्यों, क्योंकि लोगों का जाना भी स्टार्ट हो गया, तो बोलूं लोगों का आना तो पहले भी था भी है, लेकिन पहले लेने वाला एक था, ट्रैक्टर एक भर रहा था, ट्रैक्टर 3 भर रहे, तो मैं बोलूं थोड़ी सी स्पीड बढ़ जाएगी लोगों के जाने की, तो बोलूं थोड़ा डायोड स्मूथ हो गया, मैं बोलूं ये जो फॉरवर्ड बायस वाला डायोड था ये थोड़ा स्मूथ हो गया, मतलब इसका कंडक्शन या इसका चालन थोड़ा ज्यादा हो जाएगा, ये थोड़ा अच्छा कंडक्टर बन गया, क्यों, क्योंकि इस बार इलेक्ट्रॉनों की खपत उधर भी है और इधर भी है, तो बोलूं इलेक्ट्रॉन दो तरफ मूव करने लग गए, तो बोलूं थोड़ा सा इलेक्ट्रॉनों का जाना फास्ट हो गया, तो मैं बोलूं प्रतिरोध घट गया, रेजिस्टेंस कम हो गया, इसीलिए पहले भी 5 वोल्ट था यहाँ, अब भी 5 वोल्ट है, लेकिन पहले करंट 1 मिली एम्पियर था, थोड़ा सा ज्यादा आ गया, अब करंट 1 मिली एम्पियर से बढ़ गया, और करंट बढ़ के 1.1 मिली एम्पियर हो गया, करंट की वैल्यू बढ़ के थोड़ी ज्यादा हो गई, बोलो हेलो, हेलो, अच्छा बता, यहाँ पे वोल्टेज बढ़ा के 5 की जगह 10 वोल्ट कर दूं तो कोई फर्क आएगा वहां पे,
ये आउटपुट वोल्टेज को 5 की जगह 10 वोल्ट, पहले 5 वोल्ट करा था, पहले 0 वोल्ट, ये कुछ नहीं लगाया था तो ये ऐसा था। ये कौन सा वोल्टेज? आउटपुट वोल्टेज। इसको मैं लिख दूं बच्चों, ये है कलेक्टर बेस वोल्टेज, पहले 0 वोल्ट था। पहले जब कलेक्टर बेस 0 था, आउटपुट 0 था, तो बोल दो इनपुट कर्व ऐसा बना था। अब मैं बोल दो आउटपुट वोल्टेज कलेक्टर बेस वोल्टेज नया 5 वोल्ट हो गया, तो बोल दो कर्व ऐसा बना। अच्छा, फिर मैं बोल दूं इसको बढ़ा के 10 वोल्ट कर दिया, तो मैं बोल दूं जैसे 10 वोल्ट कर देंगे, ये 5 वोल्ट, मैं बोल दूं जैसे 10 वोल्ट कर देंगे तो बोल दूं और ज्यादा करंट आ जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे 10 वोल्ट कर दोगे तो ये और ज्यादा खींचने लग गया इलेक्ट्रॉनों को, यहाँ इलेक्ट्रॉन और ज्यादा जाने लग गए, तो बोल दूं 2 की जगह दूसरे ठेकेदार ने 2 की जगह 10 ट्रैक्टर भेज दिए, तो बोल दूं 10 ट्रैक्टर आने लगे तो बहुत जल्दी जल्दी मजदूर खाली होने लगे, तो बोल दूं नए मजदूर बहुत फास्ट आएंगे। हेलो, तो मैं बोल दूं बच्चों ये देखो, यहाँ पे अगर आप कलेक्टर वोल्टेज कलेक्टर बेस का वोल्टेज 5 की जगह 10 कर दोगे, तो बोल दूं करंट और ज्यादा स्मूथली फ्लो होगा इनपुट में। तो आप आउटपुट वोल्टेज बदल रहा, फिर भी इनपुट का करंट बदल रहा है सेम 5 वोल्ट पे। पहले 5 वोल्ट पे करंट 1 मिली एम्पीयर था, 1.1 हो गया, और ज्यादा हो गया। देखो बोल दो, ये देखो करंट और बढ़ गया। हेलो, तो मैं बोल दूं जैसे जैसे आप इनपुट वोल्टेज फिक्स रख के आउटपुट वोल्टेज बढ़ाते जा रहे हो, वैसे वैसे इनपुट भी अच्छा कंडक्टर बनता जा रहा है। क्यों? क्योंकि बेस पर खपत ज्यादा होने लग गई। बेस से 2 जगह इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, एक बेस खुद खींच रहा है और एक मैं बोल दूं एक कलेक्टर भी खींचने लग गया, क्योंकि कलेक्टर का वोल्टेज बढ़ता जा रहा है। तो बोल दूं ट्रायोड की जो वर्किंग है वो सारी बेस के इर्द गिर्द घूमती है। बेस में इलेक्ट्रॉन डालता कोई है, निकालता कोई है। तो बोल दूं फेंक तो एमिटर रहा है इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉनों का कंडक्शन तो एमिटर से स्टार्ट हुआ, लेकिन खींचने कलेक्टर लग गया। तो जिस कलेक्टर को पहले कोई इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे थे, वो कलेक्टर बहुत संग्राहक बहुत जबरदस्त इलेक्ट्रॉन खींचने लग गया। क्यों? क्योंकि बेस में इलेक्ट्रॉन इससे एमिटर द्वारा या मैं बोल दूं उत्सर्जक द्वारा डाले जा रहे हैं। तो उत्सर्जक या एमिटर इलेक्ट्रॉन डाल रहा है और बेस और कलेक्टर खींच रहे हैं, और कलेक्टर का वोल्टेज जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा वैसे वैसे ये इनपुट वोल्टेज बढ़ता है, इनपुट करंट बढ़ता जाएगा। तो बोल दूं इनपुट करंट में फर्क आ रहा है आउटपुट से। तो मैं बोल दूं इनपुट आउटपुट से कंट्रोल हो रहा है, आउटपुट इनपुट से कंट्रोल हो रहा है, मतलब इनपुट और आउटपुट के कंट्रोल एक दूसरे के हाथ में भी आ गए। दिस इज द ब्यूटी ऑफ ट्रायोड। जो ट्रांजिस्टर की ब्यूटी है वो यही है कि आउटपुट इनपुट से कंट्रोल हो जाता है और इनपुट आउटपुट से कंट्रोल हो जाता है। आपने इनपुट में कोई चेंजेस नहीं करे, आउटपुट वोल्टेज बढ़ाया, फिर भी देखो इनपुट का करंट बढ़ने लगा। आउटपुट वोल्टेज 0 से 5, 5 से 10 कर दिया, फिर भी इनपुट का करंट बढ़ने लग गया। इसको नेगेटिव लिखती है किताबें, मैंने सिर्फ वैल्यू लिखी है बच्चों, मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है। कई बुक रिवर्स बायस के कारण माइनस लिखती है। अरे बच्चों रिवर्स बायस है ना ये, तो कई लोग यहाँ -5 -10 लिखते हैं, पर उसमें फिर तुम कंफ्यूज हो जाओ, इसलिए मैंने न्यूमेरिकल वैल्यू लिखी है सिर्फ। जैसे जैसे आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा रिवर्स में, मैं अलग से बोल रहा हूँ रिवर्स बायस, माइनस नहीं लगा रहा हूं। तो रिवर्स बायस में जैसे जैसे आउटपुट वोल्टेज बढ़ेगा इनपुट में करंट बढ़ता जाएगा, क्योंकि इनपुट अच्छा कंडक्टर बनता जाएगा। हेलो, यस सर। पक्का? चलो, तो सर ये तो बहुत अच्छे से समझ में आ गया। तो बोल दो इनपुट ने आउटपुट को, आउटपुट ने इनपुट को। चलो यहां तक नोट करो। अब अपने आप सब समझ में आना चालू हो जाएगा। हटाओ इसको। हाँ, अब सुनना, चुपचाप सुनते जाओ, सुनते जाओ आप। अच्छा, हाँ बच्चा बोलो। बेटा वो रिकॉर्डिंग देख लेना, ठीक है? उससे कुछ नहीं होएगा, ठीक है? इधर देखो, इधर देख, इधर देखना सारे लोग। क्या मैं बोल दूं बच्चों, ये जो ट्रायोड है, इधर देख, ये NPN। आपको पता है बेस की लो डोपिंग होती है और साइज भी स्मॉल रखते हैं। क्यों रखते हैं समझ में आ गई? ताकि इसमें जो इलेक्ट्रॉन गिरे वो कलेक्टर छीन ले। यानी कि मैं चाहता हूं आउटपुट में ज्यादा जाए, और वो तभी जाएंगे जब बेस बहुत कम साइज का और बहुत लो डोपिंग का होगा, ताकि होल कम भरे और बाकी इलेक्ट्रॉन बच जाए और उसको कलेक्टर खींच ले। मैं तो चाहता ही हूं कि डाले इनपुट और खींचे आउटपुट। यस सर। तो मैं आउटपुट को इनपुट से कंट्रोल करवाना चाहता हूं, यही ट्रायोड की वर्किंग है। ऐसे ही एम्पलीफायर बनेंगे, अभी देखते हैं। अभी तो सुनना, मुझे एक बात बताओ, ये है एमीटर और ये है कलेक्टर। सुनना चुपचाप, क्या मैं बोलता हूं एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस होता है? हेलो, अरे बोलो। हाँ, और मैं बोलता बच्चों कलेक्टर बेस रिवर्स बायस होता है। यस सर।
हाँ, बोलते हैं कलेक्टर बेस रिवर्स बायस होता है। देखो एन को प्लस से कनेक्ट करा। हेलो, अच्छा क्या मैं बोल दूं बच्चों ये दो डायोड का कॉम्बिनेशन हो गया एक तरीके से। अरे बच्चों ये दो डायोडों का कॉम्बिनेशन ही तो हो गया मेरे बच्चे। Yes, sir. ये दो डायोड का एक डायोड ये हो गया फॉरवर्ड बायस और एक हो गया कि रिवर्स बायस। तो क्या मैं बोल दूं इसको मैं हिस्सा बना दूं, ये देख ये एन और ये पी और यहां पे बना दो एक पी ये एन। मैं बोल दूं दिस इज इक्विवेलेंट टू दिस। हेलो, पहले बनाने दे ढंग से, पहले चुपचाप देखो इसको और बताओ मैं सही हूं या गलत हूं। ये एन ये पी ये एन। देखो ये देख लो कलेक्टर वाले को रिवर्स बायस करा देखो। ये हो गया बच्चों बेस एमिटर और ये हो गया बच्चों कलेक्टर बेस। बोलो तो एक तरीके से दो डायोड हो गए। तो एक तो फॉरवर्ड बायस हो गया ये वाला जिसको एन को नेगेटिव से पी को पॉजिटिव से, और एक रिवर्स बायस हो गया देखो। लो हाँ सुनो, क्या मैं बोल दूं बच्चों ये दो डायोड का कॉम्बिनेशन हो गया। एक डायोड ये दो डायोड का कॉम्बिनेशन हो गया, उसमें से बेस एमिटर जहां लिखा है वो फॉरवर्ड बायस डायोड हो गया और एक कलेक्टर और जहां बेस कलेक्टर लिखा है वो रिवर्स बायस डायोड हो गया। तो बोल दो ये दो डायोड का कॉम्बिनेशन होता है बेसिकली ट्रायोड। तो बोल दो इसका इक्विवेलेंट डायग्राम ये हो गया। बोलो बच्चों सही गलत। बोलो बच्चों, बोल मेरे बच्चे ये सही है गलत है। बोल ही नहीं रहे। अरे मैंने जो डायग्राम बनाया वो सही है गलत है, इसके इक्विवेलेंट हो तो क्या गलत है, गलत है। इसको ऐसा नहीं बना सकते हैं। सर क्यों नहीं बना सकते हैं बच्चों, ये तो दो अलग अलग डायोड हो गए और अगर दो अलग अलग डायोड है, अगर आपने बेस को कॉमन नहीं करा, इन दोनों को कॉमन नहीं करा, तब तो इसका करंट इसी में जाएगा क्योंकि इसने जो इलेक्ट्रॉन डाले वो तो इसके बेस पे डाले। इधर से एन से पी में इलेक्ट्रॉन डाले उसको तो सिर्फ यही खींचेगा क्योंकि इससे तो कनेक्ट ही नहीं है, वो इसके बेस पे थोड़ी डाले वो इलेक्ट्रॉन। तो दोनों बेस कॉमन होना चाहिए, तो अपन इसको ऐसा नहीं बना सकते। तो सर अगर इसका इक्विवेलेंट डायग्राम बनाना है तो बेस को कॉमन रखना बहुत जरूरी है। तो बोल दूं वो फिर दिखने में ऐसा होगा, यू इस टाइप का कुछ बनाना पड़ेगा आपको। इधर से जो इलेक्ट्रॉन डले वो कॉमन जगह पर डले, उसको ये भी खींचे और ये भी खींचे, तो इसका कॉमन होना ही तो मेन इंपॉर्टेंट बात है। हेलो अब समझ में आ गया। ये दो अलग अलग डायोड बना के काम नहीं कर सकते आप, तो इसीलिए ट्रायोड बोलते हैं इसको। इसके तीन कनेक्शन होते हैं, एक चीज को कॉमन रखते हैं क्योंकि कॉमन होना इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी चीज का कॉमन होना ही तो इसकी वर्किंग को डिसाइड करता है। देता कोई है लेता कोई है, यही तो इसकी मेन वर्किंग है। बोलो चलो तो सर सुनो, अब ट्रायोड में हमने क्या क्या बातें सीखी हो बता देता हूं मैं तेरे को। ट्रायोड में या ट्रांजिस्टर में हमने क्या क्या बातें सीखी वो देखते हैं और उसके बाद इसके न्यूमेरिकल्स पे आते हैं, इसकी जो समझ हमने ली उस पर आते हैं। इधर देखो मैं बोल दूं बच्चों, एमीटर की डोपिंग, एमीटर की जो डोपिंग है और साइज है, डोपिंग और साइज दो बातें करते हैं। तो बोल दो बच्चों इसकी डोपिंग बताओ, एमीटर की डोपिंग ज्यादा करते हैं या कम करते हैं बता। इस ज्यादा डोपिंग हाई होती है इसकी, डोपिंग हाई। क्यों हाई? क्योंकि यही तो इलेक्ट्रॉन देगा। और साइज मीडियम, डोपिंग हाई और साइज मीडियम। क्यों? क्योंकि यही इलेक्ट्रॉन देने वाला है मुझे, यही आवेश वाहक है। और बोल दो बेस, बेस के लिए बोलो बच्चों, तो बेस की तो दोनों ही बोल दो, डोपिंग लो और साइज स्मॉल। अच्छा कलेक्टर का बच्चों, हाँ कलेक्टर
तो मैं बोलूं कलेक्टर की बच्चों डोपिंग क्या होगी? हाँ, डोपिंग मीडियम, कम नहीं मीडियम, ना लो ना हाई, मीडियम। सर क्यों मीडियम? क्योंकि इसको भी तो इलेक्ट्रॉन पहुंचाने इस तक भी तो अपने को, तो मीडियम और साइज लार्ज। हेलो, ये याद रखना। अच्छा, समझ में आ गई ना एमीटर की डोपिंग हाई क्यों करते हैं? क्योंकि यही तो हमें इलेक्ट्रॉन प्रोवाइड करवाएगा। ठीक सर, अब सुनो, ये तो हो गई एक बात। दूसरी बात बच्चों, इधर देखो, मैं बोलता हूं एक्टिव रीजन में आपको डायोड को, इसको ट्रायोड को काम में लेना है, तो मैं बोलता हूं बेस एमीटर जंक्शन हमेशा क्या होता है बच्चों? फॉरवर्ड बायस। और मैं बोलता हूं बच्चों बेस कलेक्टर जंक्शन या सीबी जंक्शन, बोलो कलेक्टर बेस जंक्शन, वो होता है रिवर्स बायस। ये ध्यान रखना। हमारी जो वर्किंग है एम्पलीफायर वगैरह उस सब में एक साथ ध्यान रखेंगे हम इन चीजों का। ये दो इंपॉर्टेंट बातें हमने सीख ली। ठीक साहब, अब आ जाओ हमारे बच्चों, तो मैं बोलूं इनपुट और आउटपुट कैसे एक दूसरे से कंट्रोल होते हैं, ये भी हमें समझ में आ गया। अब एक रिलेशन पढ़ा रहा हूं, उसके बाद अपन देखेंगे अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन। अब ट्रायोड को अपन ने यूं तो पढ़ लिया, पर पेपर पे मैं बार बार एनपीएन बनाऊंगा तो मेरे को बहुत टाइम लग जाएगा। होल इलेक्ट्रॉन बनाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, और दो अलग अलग डायोड भी नहीं बना सकता। वो मैंने समझा दिया क्यों, क्योंकि इसकी वर्किंग में दो अलग अलग डायोड नहीं होते। क्यों? क्योंकि एक कॉमन होना बहुत मैटर करता है। तो बोल दो बेस एमीटर में बेस कॉमन होगा, बेस एमीटर और कलेक्टर बेस में बेस कॉमन होगा। तो सर इसका सिंबल डायग्राम कैसे बनेगा बताता हूं। इधर देखो, ट्रायोड का सिंबल ऐसा बनता है। लो, ट्रायोड का सिंबल ऐसा बनता है, बेस को ऐसा बेस जैसा दिखाते हैं, जैसे इसके ऊपर ये दोनों आधारित है। हाँ, तो ये हो गया बेस। तो बोल दो बेस तो बिल्कुल अलग दिख गया, तो बेस का तो कोई लफड़ा नहीं है। अब देखो बच्चों, इसमें से कैसे पहचानूं कौन सा कलेक्टर और कौन सा एमीटर है? तो एक एरो बनाते हैं हमेशा। एक एरो बनता है कलेक्टर एमीटर में, एमीटर में हमेशा एक एरो बनता है, और कलेक्टर में कुछ भी नहीं बनता है। एमीटर में एक एरो बनता है, कलेक्टर में कुछ भी नहीं बनता, बेस ऐसा आड़ा होता है। तो ये बेस कलेक्टर एमीटर तीनों बन गए। सर ये एरो क्या है? ये एरो करंट की डायरेक्शन को शो करता है। ये एरो यूं नहीं बनाया, ये करंट की डायरेक्शन है। क्या है? आई की डायरेक्शन। करंट की डायरेक्शन है, धारा की दिशा। ये जो एरो ये करंट की डायरेक्शन को बताता है। ओके सर, अब सुनना ध्यान से। दो टाइप के ट्रायोड होते हैं, एनपीएन और एक पीएनपी। और पीएनपी में एरो उल्टा बनता है। इनमें से एक एनपीएन और एक पीएनपी है, लेकिन जहां एरो बनेगा वो कंफर्म एमीटर होगा। जहां एरो बनेगा वो कंफर्म एमीटर होगा, और जहां एरो नहीं बनेगा वो कलेक्टर होगा। बेस अलग ही दिख जाएगा। तो बेस अलग दिख गया, कलेक्टर और एमीटर को ऐसे पहचानते हैं। बेस अलग से दिख गया, कलेक्टर और एमीटर को ऐसे पहचानते हैं। देखो, बेस अलग से दिख गया और कलेक्टर और एमीटर को एरो से पहचानते। जहां एरो बनता है वो एमीटर सर्किट है, उत्सर्जक है, और जहां एरो नहीं बनता वो कलेक्टर है। अब ये एरो करंट की डायरेक्शन है। मैंने क्या बताया था बच्चों? एरो क्या है? करंट की डायरेक्शन। अब मुझे ये बता दे बच्चों, अगर करंट यू जा रहा है तो मतलब करंट यू जा रहा है, तो याद करो, और एमीटर बेस फॉरवर्ड बायस होता है। एमीटर बेस अग्र बायस फॉरवर्ड बायस होता है, और करंट यू जा रहा है। करंट यू जा रहा है तो मतलब करंट तो हमेशा, इधर देखो, करंट तो हमेशा पी और एन में करंट बताओ किधर जाएगा? तो बोल दो पी और एन, पी एन डायोड में करंट हमेशा, याद है फॉरवर्ड बायस में मैं बोल दू करंट हमेशा एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, तो करंट हमेशा पी से एन की तरफ जाएगा, क्योंकि पी का मतलब ही पॉजिटिव। ओए पी को पॉजिटिव से, फॉरवर्ड बायस में पी को पॉजिटिव से और एन को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो बोल दू करंट की डायरेक्शन हमेशा पी टू एन होती है। करंट की दिशा हमेशा पी टू एन होती है, ध्यान रखना। फॉरवर्ड बायस डायोड में करंट की दिशा हमेशा पी टू एन होती है, क्योंकि P को पॉजिटिव से और N को नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं। तो बोल दो करंट की डायरेक्शन हमेशा P से N होगी। हेलो, तो मैं बोल दूं करंट यू जा रहा है, इसका मतलब ये बात है कि ये P है और ये N है, और ये N है तो ये भी N है। तो मैं बोल दूं ये NPN ट्रायोड हो गया। यस सर, तो मैंने यूं याद कर लिया, NPN में करंट हमेशा बाहर की तरफ होता है बेस से। या तो रख लो, एनपीएन में करंट बाहर की तरफ होता है। और मैं तो कह रहा हूं सबसे अच्छा ये है, एरो बनता है एमीटर बेस में। ये याद रखो, एरो हमेशा एमीटर बेस में बनता है। और मैं बोलता हूं एमीटर में करंट की डायरेक्शन को एरो रिप्रेजेंट करता है, और करंट जिधर एरो बना है वो एन से पी से एन की तरफ है। एरो हमेशा पी से एन की तरफ होता है। तो मैं जैसे ही मेरे को पता पड़ गया एरो पी से एन की तरफ होता है, तो मैं इधर पी इधर एन रखा, तो ये एनपीएन ट्रायोड हो गया। खत्म बच्चों। हेलो, हाँ अब बताओ, यहां पे बोलो बच्चों, यहाँ ये एरो बताओ। तो मैं ये एरो अंदर की तरफ है, देखो ये एरो अंदर की तरफ है। तो मैं ये एरो हमेशा पी से एन की तरफ होता है। तो मैं ये पी है, ये एन है, तो ये पी हो गया। तो मैं ये पी एन पी हो गया। ये पी एन पी बोलो।
तो मतलब वो हो गया एनपीएन और ये हो गया पीएनपी। करंट हमेशा पी से एन की तरफ होता है। खत्म किस्सा बच्चों? Yes, sir. सर बहुत अच्छे से समझ में आ गई ये बात हमारे को। चले आगे। Yes, हाँ, sir. तो सर ट्रायोड का सिंबल हमारे को बनाना आ गया। दो डायोड को मिक्स करके नहीं बना सकता, क्यों? क्योंकि बेस का कॉमन होना बहुत जरूरी है। तो ट्रायोड का सिंबल अपने आप में अलग ही होता है। एरो जहां बनता है वहां ई लिखते हैं, जहां एरो नहीं बनता वहां सी लिखते हैं। बेस अलग दिख जाता है और एरो की डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होती है, जिसमें करंट हमेशा पी से एन की तरफ होता है फॉरवर्ड बायस डायोड में, क्योंकि पी पॉजिटिव पे और एन नेगेटिव पे कनेक्टेड होता है। खत्म किस्सा? Yes, sir. चलो एक इधर देख, मैंने एक रिलेशन लिखा, बताइए सही है गलत है। आई ई बराबर आईसी प्लस आईबी। लोग इस रिलेशन को रटवा देते हैं या बच्चे रट लेते हैं। क्या इसको रटना पड़ेगा या समझ में आ गया? मेरे लिखते ही समझ में आ गया, रटना पड़ेगा। समझ में आ गया। कैसे आ गया समझ में? मैंने तो समझाया ही नहीं तुम्हारे को। सर उसमें थोड़ी देर आईटी में जाएगी, थोड़ी देर आईसी। बस 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 मेरे बच्चे, मैंने तेरे को वर्किंग की इस तरीके से पढ़ाई कि तेरे अपने आप समझ में आ गया। क्यों? क्योंकि मैं बोलता हूं एमीटर देता है इलेक्ट्रॉन। याद है सारे इलेक्ट्रॉन मैंने वर्किंग समझाई थी। सारे इलेक्ट्रॉन एमीटर में डाले, क्योंकि एमीटर फॉरवर्ड बायस होता है। तो याद है एमीटर वाले एन को मैंने नेगेटिव से कनेक्ट करा था, तो इधर से इलेक्ट्रॉनों को धक्का लगा और वो सारे इलेक्ट्रॉन बेस में गए। उसमें से कुछ बेस थे खींच लिए और कुछ कलेक्टर रहे। याद है दो ट्रैक्टर उधर से आया, एक ट्रैक्टर इधर से आया। तो बोल दू एमीटर इलेक्ट्रॉन डालेगा, तो मैं बोल दू एमीटर जो इलेक्ट्रॉन डालेगा, एमीटर जो इलेक्ट्रॉन डालेगा, जो इलेक्ट्रॉन डालेगा, एमीटर जो इलेक्ट्रॉन डालेगा वो बेस और कलेक्टर खाएंगे। वो बेस और कलेक्टर खाएंगे और कलेक्टर खाएंगे। हेलो, एमीटर जो इलेक्ट्रॉन डालेगा उसको बेस और कलेक्टर खाएंगे। यही तो मैंने सिखाया था तेरे को, और यही तो इस इक्वेशन में लिखा है। बता, एमीटर जो डालेगा, एमीटर जो डालेगा वो ज्यादा बेस खाएगा या ज्यादा कलेक्टर खाएगा, या दोनों बराबर खाएंगे? है बेटा, है? याद है मैंने सिखाया था कलेक्टर ज्यादा खाएगा। तो बोल दो सबसे बड़ा करंट बता कौन सा होता है? इन तीनों में सबसे बड़ा करंट कौन सा है? तो सबसे बड़ा तो एमीटर है। मैं बोल दू उससे छोटा कलेक्टर है, और मैं बोल दू सबसे छोटा बेस करंट है। हेलो, Yes, sir. मैं बोल दू ये दोनों बच्चों मिली एम्पियर में। मैं बोल दू बच्चों ये माइक्रो एम्पियर में। हेलो, बेस और एमीटर, एमीटर और कलेक्टर करंट मिली एम्पियर में होते हैं और बेस करंट माइक्रो एम्पियर में होता है। क्यों? क्योंकि बहुत नन्हे मुन्ने इलेक्ट्रॉन ही बेस खींच पाता है, क्योंकि उसकी डोपिंग बहुत लो होती है। एमीटर की डोपिंग सबसे हाई होती है, क्योंकि उसी को तो करंट देना होता है, उसी को तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित कराने होते हैं। सर बहुत अच्छे से समझ में आ गया हमारे को। तो बच्चों ये रिलेशन समझ में आया? ये रिलेशन पूरे ट्रायोड में सबसे ज्यादा काम आने वाला रिलेशन है। हेलो, हाँ, sir. चलो अब देखते हैं ट्रायोड के कनेक्शन कैसे कैसे किए जा सकते हैं। अलग अलग पर्पस के लिए मैं अलग अलग कनेक्शन करता हूं। आ जाओ कुछ कनेक्शन अपन देखते हैं और इनमें से हमारे काम का कनेक्शन निकालते हैं। तो बच्चों यहां तक नोट कर लो फोटो क्लिक करके। हाँ इधर देखो। तो सर ये बात समझ में आ गई। अब देखो बच्चों, तुम ही बताना है कौन सा कनेक्शन है। पहले तो बताया ट्रायोड कौन सा, एनपीएन या पीएनपी? NPN. पहले बता, ई का लिखूं, सी का लिखूं, बी का लिखूं? बोलो, बी तो यहां लिखेंगे, नहीं बता देता हूं। सी और ई का लिखूं, बताओ। NPN. यहां पे ई लिख दूं और यहां पे सी लिख दूं? बोलो। हेलो, हाँ अच्छा बता, बता अगर मैं यू कनेक्शन कर दूं तो ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन हो गया? यहां बैटरियां लगा दूं और पूरे नियम कायदे कानून के साथ। सर क्या नियम कायदे कानून? एमीटर को फॉरवर्ड बायस करूंगा और कलेक्टर को रिवर्स बायस, वो सब मैं ध्यान रख रहा हूं। दो बैटरियां लगा दी, बताओ कॉमन कौन सा है? ये तीन एंड है, तीन एंड है और चार दो बैटरियां लगा ली, चार एंड पे तीन एंड कनेक्ट करने, तो एक को कॉमन रखना पड़ेगा। तो बताओ इसमें कॉमन कौन सा है? बताओ। तो बोल दो बेस दोनों से जुड़ा हुआ, देखो
अरे बेस दोनों से जुड़ा हुआ, देखो दोनों बैटरियों से बेस जुड़ा हुआ है, तो बोल दो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन है, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, सीबी कॉन्फ़िगरेशन। ए उभयनिष्ठ आधार विन्यास, कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन, उभयनिष्ठ आधार विन्यास है ये। हाँ बताओ इसमें कौन कॉमन है? बताओ बोलो कौन कॉमन है इसमें? एमीटर कॉमन है, देखो एमीटर दोनों से जुड़ा हुआ है, देखो तो बोलते इसमें कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है, देखो एमीटर दोनों से जुड़ा हुआ है। हेलो, तो बोलते कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन, कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन। हेलो, उभयनिष्ठ एमीटर विन्यास, उभयनिष्ठ उत्सर्जक विन्यास, बोलो बच्चों। हाँ बैटरिया में है, यहाँ पे जो बैटरी है वो मैं नियम कायदे कानून से जोड़ दूंगा। हाँ यहाँ बताओ ये कौन सा कॉन्फ़िगरेशन है बच्चों? हाँ देखो इसमें कलेक्टर उत्सर्जक कॉमन है, संग्राहक कॉमन है, देखो ये कलेक्टर दोनों से जुड़ा हुआ, देखो वो भी कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशन, ये सीसी कॉन्फ़िगरेशन। हेलो, कॉमन कलेक्टर, कॉमन बेस और कॉमन एमीटर, ओके। तीन टाइप के कॉन्फ़िगरेशन पढ़ने, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है। पर मैं इन तीनों को अलग अलग पढ़ाने की बजाय पहले अपन सिंगल तरीके से सारे फॉर्मूले, देखो दुनिया तीनों के अलग अलग फॉर्मूले लिखती और लिखाती और याद करती है, नहीं मैं तेरे को सिंगल में तीनों समझा दूंगा। मैं किसी का नाम ही नहीं लिखूंगा और तीनों समझा दूंगा। उसके बाद हमारे जो काम के वो अलग से पढ़ लेंगे, सीधे क्वेश्चन करेंगे। आ जाओ सर, समझाओ क्या समझा रहे हो, बताता हूं। तो सर ये कॉन्फ़िगरेशन तो बड़े आसान है, जो कॉमन है वो नाम ले लो, बिल्कुल सही है। कनेक्शन कैसे करना वो आपने बता ही दिया कि बेस एमीटर हमेशा फॉरवर्ड बायस होगा और बेस कलेक्टर हमेशा रिवर्स बायस होगा। सर वो भी हमारे बहुत अच्छे से समझ में आ गया। बोलो बच्चों, अब सुनो इधर देखो, ए होता है बच्चों गेन, क्या बोलते हैं गेन, हिंदी में बोलते हैं लब्धि, इंग्लिश में बोलते हैं गेन और हिंदी में बोलते हैं लब्धि, ओके। सर ये क्या होता है? अच्छा, या ए गेन या बोलते हैं बच्चों एम्प्लीफिकेशन। सुनो ये देखो गेन, अच्छा गेन या लब्धि होती है बच्चा आउटपुट अपॉन इनपुट। जिंदगी में कभी भी आपको किसी का भी आउटपुट अपॉन इनपुट कर दो तो यह पता पड़ जाएगा आपने कितना इनपुट दिया और आपको कितना आउटपुट मिला। दिस इज कॉल्ड गेन। ये हो गया आपका एक बैंक में मैंने 1000 रुपए डाले, एक बैंक पे मैंने 1000 रुपए डाले और मुझे 1500 रुपए मिले साल के एंड में, तो बोल दूं मेरा गेन 1.5 है। यस, मैं जो डालता हूं उसका 1.5 गुना करके दे देता। हेलो बच्चों, एक बैंक में मैंने 1000 रुपए डाले और साल के एंड में मुझे 1500 रुपए मिल गए, तो वो तो बैंक ने मुझे गेन 1.5 का दिया, मतलब जो मैंने डाला था उसका 1.5 गुना करके मुझे लौटा दिया। दिस इज कॉल्ड गेन, आउटपुट बटा इनपुट। आउटपुट मिला 1500 और इनपुट था 1000, तो वो तो 1.5, ओके। अच्छा सुनो, लेकिन गेन भी अलग अलग टाइप का होता है। कई बार रुपयों में गेन होता है, कई बार रुपयों में गेन होता है, कई बार मैकेनिकल एडवांटेज होता है, कई बार हमारे को बैटरी, याद है अपन पावर वो आता है ना, पावर बैकअप लाते हो, नहीं लाते हो आप? चार्जर साथ में ले जाना पड़ता है उसको, पावर बैकअप को उसको चार्ज करके ले जाते हो साथ में, तो वो आपके मोबाइल को बाद में कहीं घूमने जाते हो तो वहां चार्ज कर देता बिना कनेक्शन के। याद आया बच्चों? हाँ, तो सुनो बच्चों, तो आउटपुट अपॉन इनपुट तो ये अलग अलग टर्म्स में होता है। तो हमारे ट्रायोड में भी 2-3 बातें होती है। हम कई बार करंट ज्यादा चाहते हैं, कई बार वोल्टेज ज्यादा चाहते हो, कई बार पावर। 3 बातें करूंगा मैं, करंट गेन, वोल्टेज गेन और पावर गेन। करंट एम्प्लीफिकेशन, वोल्टेज एम्प्लीफिकेशन और पावर एम्प्लीफिकेशन। गेन भी बोलते हैं और एम्प्लीफिकेशन भी बोलते हैं। हेलो, जैसे रे ऑप्टिक्स में मैग्निफिकेशन बोलते हैं, साइज ऑफ इमेज अपॉन साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड मैग्निफिकेशन। इमेज की साइज ऑब्जेक्ट से कितनी बड़ी है, तो यहां पर मुझे आउटपुट इनपुट से कितना गुना मिलेगा, दैट इज कॉल्ड गेन। और मैं 3 चीजों में बातें करूंगा, करंट, वोल्टेज और पावर। तो मोदू बच्चों इधर देखो, बताइए क्या लिखा है, पढ़ के बता इसको। गेन, एम्प्लीफिकेशन किसका? करंट का, तो धारा लब्धि। हिंदी में बोलते हैं धारा लब्धि। क्या बोलते हैं बच्चों? इंग्लिश में बोलते हैं करंट गेन
और हिंदी में बोलते हैं बच्चों धारा लब्धि। बताओ तुम इसका डेफिनेशन है, इसका फॉर्मूला क्या होना चाहिए तुम्हारे हिसाब से? अंदाजा लगा के बताओ, उससे दिमाग लगा के बताओ क्या आना चाहिए तेरे हिसाब से। अरे यार इतना टाइम लगता है क्या मूर्खों? है आउटपुट नहीं, आईसीआईबी की तो बात ही नहीं कर रहा। यही तो गलती है तुम्हारी। तुम क्या करते हो? आईसी अपॉन आई, आईसी अपॉन आईबी, कुछ नहीं। अभी तो मैं कॉमन पढ़ रहा हूं, अलग अलग नाम ही नहीं ले रहा हूं। तभी तो मेरी सिंगल पढ़ाई में तीनों के तीनों समझ में आ जाएंगे। अगर अभी से आईसीआईबी लगाने लग गए तो फिर आपको 9 फॉर्मूले रटने पड़ेंगे। 9 क्या, इनफैक्ट 9 से भी ज्यादा, क्योंकि एक के 4-5 फॉर्मूले एक में बनते हैं, तो 5 से 15 रटने पड़ेंगे। लेकिन मैं 15 नहीं रटाना चाहता तुम्हारे को, सिंगल फॉर्मूले से सब सिखा दूंगा, बस इससे सब सीख लेंगे। तो बोल तो आउटपुट करंट अपॉन इनपुट। अब वो अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन का आउटपुट करंट अलग अलग होगा। जैसे कॉमन बेस है तो कॉमन बेस में कलेक्टर अपॉन एमीटर आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा। आउटपुट करंट को बोलेंगे कलेक्टर करंट, और जो एमीटर करंट है उसको इनपुट को बोलेंगे एमीटर करंट। वो अपन आगे बात करेंगे। आउटपुट अपॉन इनपुट, दैट इज कॉल्ड करंट एम्प्लीफिकेशन। करंट का आउटपुट अपॉन करंट का इनपुट, ये होता है धारा लब्धि, करंट गेन। हेलो, दिस इज कॉल्ड करंट गेन, धारा लब्धि। ओके बच्चों? हाँ, ये बताओ ये क्या होगा? ये क्या होगा? ये वोल्टेज गेन। मैं बोल दूं ये आ जाएगा बच्चों वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट। दिस इज कॉल्ड वोल्टेज गेन। बोलो। अरे जिसकी बात चल रही है ये वोल्टेज लब्धि हो गई, वो धारा लब्धि हो गई, ये वोल्टेज गेन हो गया। वोल्टेज गेन, वोल्टेज लब्धि, वोल्टेज गेन, विभव लब्धि। हेलो, अरे कुछ भी तो नहीं है यार। आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज, अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के आउटपुट वोल्टेज अलग अलग आ जाएंगे। बोलो। अच्छा बता, ये क्या हो जाएगा? आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। बोलो। पावर गेन। अच्छा बता, आउटपुट पावर क्या हो जाएगी बच्चों? बोलो। तो बोल दो ये आई स्क्वायर आर भी लिख सकता हूं इसको, आई स्क्वायर आर। तो आउटपुट पावर, आउटपुट करंट का स्क्वायर इंटू आउटपुट, और ये आ जाएगा इनपुट स्क्वायर इंटू आर एन। आ गया पावर गेन। अच्छा बोलो, और ये पावर गेन को मैं यहां से लिख दूं बच्चों, क्या आ जाएगा? बोलो। एपी बराबर, मैं बोल दूं ये आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट, मैं बोल दूं ये ए आई हो गया, ए आई स्क्वायर। हेलो, बोल बच्चे। अरे कुछ भी नहीं है। अपन पावर गेन को आई स्क्वायर आर भी लिख सकते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में पी की जगह पी आउटपुट अपॉन पी इनपुट की जगह आउटपुट करंट और इनपुट करंट दिए हुए होंगे। कोई बात नहीं सर, आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट का स्क्वायर कर दूंगा, तो मैं बोलूं आई स्क्वायर आर लिख दी दोनों फॉर्मूले। तो जैसी इंफॉर्मेशन होगी वैसा काम कर देंगे। कई बार वो आउटपुट वोल्टेज और आउटपुट करंट देगा, तो मैं बोलूं फिर मैं आर की बात नहीं करूंगा, फिर मैं इसको दूसरे तरीके से वो कर दूंगा। तो बोलूं फिर मैं इसको इस राह पे नहीं ले जाऊंगा। सुनो, 2 राहें हैं, एक तो मैं इसको यू लिख दूं और एक यू लिख सकता हूं मैं। एपी बराबर वी आउटपुट इंटू आई आउटपुट। पावर वी आई भी तो होती है, और वी इनपुट इंटू आई इनपुट। और मैं बोल दूं बच्चों ये दोनों फॉर्मूला देखो, बोल दो बच्चों ये वी आउटपुट अपॉन वी इनपुट, ये हो जाएगा वोल्टेज गेन, और आई आउटपुट अपॉन आई इनपुट ये हो जाएगा बच्चों करंट गेन। तो मैं बोल दूं ये बन गया बच्चों पावर गेन का फॉर्मूला बन गया। देखो क्या बन गया बताओ। मैं बोल दूं यहां से एक और फॉर्मूला बन गया, एपी बराबर एवी इंटू ए आई। हेलो,